एक ऐसा म्यूटेटिंग वायरस जो इंसानों की नस्ल ही खराब कर दे रहा हो। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एना नाम की एक बायोलॉजिस्ट को दिखाते हुए, जो कि अपने साथ ही काम करने वाले एक आदमी के ऊपर कोई बनाया हुआ वैक्सीन टेस्ट कर रही थी। बट ये वैक्सीन एकदम अजीब तरीके का रिएक्ट करने लगा और उसके साथी की जान जाने लगी। एना उस मोमेंट पर बहुत कोशिश करती है अपने उस साथी को बचाने की, लेकिन वो नहीं कर पाई। एना और उसके साथियों ने जो वैक्सीन क्रिएट किया था वो तो किसी वायरस जैसा ही काम कर रहा होता है। उसके ऊपर अभी भी रिसर्च करना बाकी था, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसानों पर टेस्टिंग स्टार्ट कर दी और रिजल्ट ये निकला कि एना को अपने एक साथी की जान गंवानी पड़ी। एना तो इस खतरनाक मोमेंट के बाद इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को मान रही होती है, क्योंकि भले ही मिलिट्री ऑफिशियल्स ने इस वैक्सीन की परमिशन दे दी थी, लेकिन एना और उसके सारी टीममेट्स डायरेक्टली ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के ऊपर चले गए। उन्हें सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर ये टेस्ट करके देखना चाहिए था कि वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं, और शायद इसी लापरवाही की वजह से ये वैक्सीन अब जानलेवा साबित हो चुकी है। एना ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो ये जॉब छोड़ देगी और कहीं दूर चले जाएगी। उसे इतनी ज्यादा गिल्ट में नहीं रहना और आगे चलकर इस वैक्सीन के प्रोजेक्ट को वो हैंडल नहीं करेगी। लेकिन कर्नल यहाँ एना का पूरा साथ दे रहे थे। उन्हें एना के इंटेलिजेंस के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो वैक्सीन को चेंज करके उसे एकदम अच्छा बना ही देगी। कर्नल एना को समझाते हैं कि तुमसे अच्छा ये प्रोजेक्ट कोई भी नहीं हैंडल कर सकता, तुम्हें इस पर थोड़े से चेंजेस करने चाहिए जिससे वैक्सीन यूज कर पाए और अफ्रीका में जो वायरस फैला हुआ है और उनके कई सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड हैं, उन सभी की एक्चुअल में जान बच जाए। अगर एना वैसे भी ये प्रोजेक्ट नहीं करेगी तो वो लोग मारे जाएंगे, यानी एक तरीके से सारा ब्लेम एना के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए कर्नल एना को पूरा सपोर्ट दे रहे थे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। एना भी अब इस वैक्सीन के बारे में सुनकर इसके बारे में काम करने में रेडी हो जाती है। एना भी अब अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है और वैक्सीन में बहुत सारे चेंजेस करती है। धीरे धीरे वैक्सीन के अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगी और वो वायरस वाले सेल्स को खत्म करने लगा। अब हमें थोड़े समय बाद का मोमेंट दिखाया जाता है जब एना अपने फैमिली मेंबर्स और कलीग के साथ सेलिब्रेट कर रही थी वैक्सीन के सक्सेसफुल होने का। सभी एना को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी वैक्सीन बनाई और इस वैक्सीन ने उस खतरनाक अफ्रीका में फैले हुए वायरस को भी खत्म कर दिया। सभी एना की इंटेलिजेंस की वाहवाही कर रहे होते हैं कि इतने कम समय में उसने काफी अच्छा वैक्सीन बना लिया था। अब सभी एंजॉय तो करते हैं, लेकिन एना को कर्नल से एक कॉल आता है। कर्नल एना को एक दूसरे मिशन के बारे में बता रहे थे जो प्रीवियस मिशन से भी ज्यादा खतरनाक था। ये बहुत क्रिटिकल मिशन होता है और इसीलिए एना को इसके लिए चुना गया। कर्नल बता रहे होते हैं कि उनकी बर्फीले वाले एरिया में एक स्टेशन मौजूद है जहां पर बहुत अजीब तरीके की आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें किसी इंसान की तो नहीं हो सकती और जितने भी सोल्जर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर भेजा गया था वो वापस लौट कर नहीं आए। अब इस पूरे प्रोसेस में उन्हें कुछ बायोलॉजिकल चीजों का हाथ लगता है, यानी इसमें बायोलॉजिकल चीजें मौजूद हो सकती हैं और एना से ज्यादा अच्छा इन चीजों को कौन समझ सकता था। इसीलिए अब कर्नल एना को उस मिशन के लिए अपॉइंट करते हैं कि वो उनके साथ चले और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे। हालांकि एना को थोड़े समय के लिए छुट्टी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो इस मिशन के लिए रेडी हो जाती है। उसे सिर्फ लोगों की मदद करनी थी और किसी भी तरीके से अपनी पोस्ट को आगे बढ़ाना था। कर्नल ने भी एना को प्रॉमिस कर दिया कि वो उसे हेड बायोलॉजिस्ट की पोजीशन दे देंगे और तो और उसे मिशन कंप्लीट करने पर काफी अच्छा इनाम भी मिलेगा। एना इस मिशन के लिए रेडी होकर उन सोल्जर्स की टीम के पास पहुंचती है जो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अंदर सर्गी नाम का एक कैप्टन मौजूद था जो उस पूरे बटालियन को कंट्रोल करता था। सर्गी के साथ गौर नाम का उसका एक राइट हैंड होता है और मेजर भी मौजूद होते हैं। कर्नल भी वहां पर प्रेजेंट थे जो कि एना को पूरे मिशन के बारे में बताते हैं। वो सब बहुत ही तेजी से उस बर्फीले वाले आउटपोस्ट पर पहुंच रहे थे जहां बहुत ही खतरनाक आवाजें आ रही थी और वो चारों तरफ गूंजती हैं। एना भी अब उस पूरे बायोलॉजिकल टर्म्स को देखना चाहती थी कि वहां हो क्या रहा है। अब जैसे ही वो लोग वहां पर लैंडिंग के लिए पहुंचे तभी अचानक स्टेशन के अंदर से एक साइंटिस्ट बाहर निकलता है और उसके हाथ में लिटरली एक ग्रेनेड था। उसने ग्रेनेड तुरंत ही हेलीकॉप्टर के पास ही ब्लास्ट कर दिया। इस पूरे धमाके में वो वैज्ञानिक तो मारा जाता है, साथ ही साथ धमाके के वाइब्रेशंस हेलीकॉप्टर को भी डैमेज पहुंचा रहे थे। अंदर मौजूद सभी लोगों को कुछ समय के लिए सुनाई नहीं दे रहा था, बट अच्छी बात ये हुई कि किसी को क्रिटिकल इंजरीज नहीं हुई होती। एना भी एकदम सही सलामत होती है और अब धीरे धीरे सभी इन्वेस्टिगेशन के लिए नीचे उतरने लगे। उन्हें ये बिल्कुल नहीं समझा कि ये वैज्ञानिक हम पर हमला करने के लिए क्यों आ रहा था। अब एना ने अपना काम करना स्टार्ट किया और उस मरे हुए वैज्ञानिक के बॉडी सैंपल्स लेने लगे। सर्गी नाम का एक सोल्जर तो एना के पास आकर उसे डिस्क्रिमिनेट करता है कि तुम्हारे एक्सेंट एकदम अलग है, यानी कि वो उसकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते। एना तो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सीधा उस सैंपल को कलेक्ट करती है। तभी अचानक एना को उस वैज्ञानिक के बॉडी में रेड कलर का सब्सटेंस दिखाई दिया जो अजीब तरीके से ग्लो कर रहा था।
अब ये चीजें क्या है इसीलिए समझने के लिए वो उसे भी कलेक्ट कर लेती है। फिलहाल एना ने इस बारे में किसी को बताया नहीं था। वो तो बाकी सोल्जर्स के पास चली गई जो यही बात कर रहे थे कि ये वैज्ञानिक पागल हो चुका था। स्टेशन से इसे वापस बुलाने पर भी ये वैज्ञानिक वहाँ से निकलता नहीं। लेकिन इस आउटपोस्ट के ऊपर बहुत ही अजीब सी चीजें चल रही हैं जिसके बारे में उन्हें पता करना ही होगा। एना को तो यही बताया जा रहा था कि उस जगह पर इंसानों का सबसे गहरा होल खोदा गया है और ये सारे इन्फेक्शन शायद उसी निचले वाले हिस्से की तरफ से बढ़ रहे हैं। उन्हें तो बहुत अजीब तरीके के वायरसेस के डिटेक्शन मिले हैं जो आज तक उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किए थे। जल्द से जल्द सारे सोल्जर्स के साथ एना को इवैक्यूएट करने के लिए बात की जाने लगी और उन्हें दूसरी तरफ भेजा गया। एना के साथ एक आदमी बात कर रहा था जो उस पूरे फैसिलिटी का हेड होता है। उसने सिर्फ एना को ये बताया कि वायरस के साथ साथ उसने कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल चीज भी देखी थी। ये चीज क्या है उसे बिल्कुल नहीं पता, पर वो बहुत ही खतरनाक थी। वो हेड तो एना को यही सलाह देता है कि वो वापस अपने फैमिली के पास जाकर अपनी बची हुई जिंदगी गुजारे। यहाँ रहकर अपनी जान को खतरे में डालना एकदम बेकार है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद एना की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ने लगी। उसे इतना तो आइडिया लग चुका था कि उस जगह पर वायरस से ज्यादा कुछ और मौजूद है जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आ पाया है। इसीलिए अब एना ने डिसाइड किया कि वो उस फैसिलिटी के अंदर जाएगी और अपनी रिसर्च कंटिन्यू करेगी। एना ने फिलहाल के लिए अपना कर्तव्य निभाया और उन सारे लोगों का डीएनए टेस्ट करने लगी कि कहीं वो इन्फेक्टेड हैं कि नहीं। उन सभी में से कोई इन्फेक्टेड नहीं था तो सभी को जाने के लिए कह दिया गया। एना अब यहाँ कर्नल और मेजर की मदद से कई डॉक्टर के साथ उस फैसिलिटी के अंदर जाने की बात करने लगी। वहाँ पर काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर थे जिनमें से एक का नाम डिमिट्री तो दूसरे का नाम कर्ट्ज होता है। डॉक्टर डिमिट्री को इन चीजों के बारे में काफी नॉलेज थी, लेकिन जिस फैसिलिटी में अभी वो जा रहे हैं उसके बारे में उन्हें अंदाजा नहीं होता। डॉक्टर डिमिट्री को सिर्फ इतना पता था कि इस फैसिलिटी के अंदर दुनिया की सबसे गहरी माइनिंग की गई है और ये माइनिंग इतना ज्यादा गहरी थी कि वो अर्थ के कोर तक पहुंच गई। जो भी घटनाएं घटी हैं और जो भी वायरसेस निकल रहे हैं वो अर्थ के कोर में ही मौजूद हो सकते हैं। तो जब तक वो फैसिलिटी के उस निचले वाले स्तर तक नहीं पहुंच जाती तब तक उन्हें सच्चाई का पता नहीं चलेगा। डॉक्टर डिमिट्री तो एना को मना कर रहे थे कि उन्हें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, बट एना की क्यूरियोसिटी देखते हुए कि उन्हें आखिरकार ये प्रूव करना होगा कि जल्द से जल्द ये वायरस को रोका जाए और ये पूरी दुनिया में ना फैले। इसीलिए अब डिमिट्री और कर्ट्स रेडी हो जाते हैं कर्नल के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट डालने के लिए। एना भी अब पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी और उसने इक्विपमेंट्स भी ले लिए होते हैं जो उस जगह पर काम आ सकते थे। धीरे धीरे अब सभी फैसिलिटी के अंदर जाने लगे और वहाँ के निचले स्तर तक जाने के लिए एलिवेटर का यूज किया जाता था। ये इतना नीचे होता है कि उस जगह तक पहुंचने के लिए कई घंटों का समय लगता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गहरी खुदाई की गई है। उस लिफ्ट के अंदर जाने के लिए एक पासवर्ड लगता था जिसे कि वहाँ के एक डॉक्टर इंटर कर रहे होते हैं, बट पता नहीं क्यों वो कुछ भूल सा रहे थे। उन्हें याद ही नहीं आता कि पासवर्ड क्या है। अगर 3 बार चांस में अगर पासवर्ड को करेक्ट एंटर नहीं किया गया तो वो लिफ्ट एकदम से लॉक हो जाएगी। फिर भी किसी भी तरीके से डॉक्टर उस पासवर्ड को इंटर करते हैं और लिफ्ट के अंदर जाने लगते हैं। अब सभी धीरे धीरे नीचे जा रहे थे और उनकी स्पीड बढ़ते जाती है। सभी को यही लग रहा था कि ये लिफ्ट एकदम सेफ रहेगी और उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, बट पता चला कि लिफ्ट के ब्रेक्स एकदम से काम नहीं कर रहे हैं और वो दुगनी तेजी से नीचे गिर रही है। डिमिट्री इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने डीप्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। यानी वो वहां पर जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही थी उसकी जगह पर सारी एनर्जी इस लिफ्ट को रोकने के लिए लगा देते हैं। इससे कई सोल्जर सांस भी नहीं ले पा रहे थे और एकदम बेहोश भी हो जाते हैं। एना भी एकदम अनकॉन्शियस हो गई थी। थोड़ी देर तक लिफ्ट इसी तरीके से नीचे चलती रही, लेकिन बहुत सारे पावर्स अप्लाई करने के कारण वो रुक जाती है निचले स्तर पर जाके। हालांकि ये माइनिंग किए गए गड्ढे के एकदम निचले वाले स्तर पर नहीं होता, पर यह कहा जा सकता है कि वो एकदम बीचों बीच मौजूद है। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। उन्हें अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मास्क लगाए गए जिससे कि वो सांस ले सके और आगे की रिसर्च करे। डॉक्टर डिमिट्री ये बताने लगी कि इस जगह पर कई समय पहले बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते थे, बट थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। चारों तरफ का एरिया एकदम से सुनसान हो चुका होता है, जैसे कि सभी लोग इन्फेक्शन के मारे मर गए। अंदर एक छोटे से चैम्बर में जाने पर उन्हें सिर्फ 2 एम्प्लॉइज मिलते हैं। ये दोनों इंजीनियर्स थे जिनका नाम निकोलाई और कीरा था। एना तो सबसे पहले अपना किट बाहर निकालती है और उन दोनों के बॉडी का ब्लड सैंपल टेस्ट करती है। थोड़ी देर में पता चल गया कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं है, यानी उनसे उन्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी ये तो एना को पता लगाना ही होगा। एना निकोलाई और कीरा दोनों इंजीनियर से बात करने लगी कि यहाँ का प्रॉपर स्टेटस क्या है, कौन सी चीजें यहाँ पर गड़बड़ हो गई जिससे इतने लोगों की जाने जाने लगी। एना अपनी पूछताछ जारी रखती है, लेकिन डिमिट्री बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो गया था। डॉक्टर डिमिट्री को ये भी पता होता है कि इस पूरी जगह के लोअर लेवल पर कुछ और चीजें पाई जा सकती हैं और वो एक राज सभी से छुपा रहा था जो उसे बहुत ज्यादा डरा देता है।
डॉक्टर डिमिट्री तो अब एना से आकर बात करने लगी कि हमें जितने भी सोल्जर्स हैं उन्हें ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये जगह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ हम किसी को भी नहीं रख सकते। लेकिन एना को ये बातें समझ में नहीं आ रही होती कि डॉक्टर डिमिट्री किस चीज की बात कर रहे हैं। एना इस तरीके से अपना रिसर्च कंप्लीट किए बिना यहाँ से नहीं निकल सकती। तब जाकर डॉक्टर डिमिट्री बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और एकदम फ्रस्ट्रेशन के मारे वहां से भागने लगे। एना ने कई सोल्जर्स को बोला तो वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, बट डिमिट्री ने वहां के डोर से लॉक कर दिए थे। ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक था, यानी कि उसे बाहर से ही खोला जा सकता है। एना थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती है क्योंकि जब तक दरवाजे ओपन नहीं किए जाएंगे वो बाहर नहीं निकल सकते। तो इसीलिए सोल्जर्स उसे कट करने का ट्राई करते हैं कि कैसे भी उसे ओपन करें। एक तो पहले से ही वो एकदम लोअर लेवल पर मौजूद थे जहां टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। फिर भी इतनी गर्मी में ये कट करना काफी मुश्किल का काम था। बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद भी वो डोर ओपन नहीं होता। एना और बाकी सब उस डोर के सामने थे, पर अचानक वो डोर अपने आप ही ओपन होने लगा। दूसरी तरफ एकदम अंधेरा था और कोई बाहर चल कर आता है। उन्होंने जैसे ही देखा तो पता चला कि ये तो लैब असिस्टेंट ओल्गा है। ओल्गा बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, इसीलिए उसे जल्द से जल्द रेस्क्यू किया गया। एना तो उसका चेकअप करती है और प्रॉपर मेडिसिन भी प्रोवाइड करती है। ओल्गा को बहुत तेज फीवर होता है क्योंकि वो लोअर लेवल पर काम करने वाली एम्प्लॉई है, यानी जिस माइनिंग एरिया के डेप्थ पर वो लोग मौजूद हैं वो उसके नीचे वाले लेवल तक काम करती है। ओल्गा से पूछे जाने पर वो कुछ भी नहीं बता रही थी कि वो कहां से आई है और आखिरकार ये इन्फेक्शन किस जगह से फैल रहा है। पर जैसे ही एना ने ओल्गा के बॉडी को ओपन किया तो पता चला कि वहां पर एक अजीब तरीके का फंगस मौजूद है। ये फंगस आज तक उसने नहीं देखा था, इसीलिए अब एना उस फंगस का थोड़ा सा सैंपल कलेक्ट करती है और माइक्रोस्कोप में देखने लगती है। बहुत ही करीब से नोटिस करने के बाद पता चला कि ये तो अजीब तरीके की अलगाए है जो कि अपने आप को म्यूटेट करके बढ़ा रही है, यानी कि इसने एक तरीके से वायरस की एबिलिटी एक्वायर कर लिया है जो समय समय पर अपने आप को बढ़ाता रहता है। और अब यही वायरस उस ओल्गा नाम की लेडी की बॉडी में फैल रहा था। एना पूरा शॉक हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरीके की चीजें उसने कभी लाइफ में नहीं एक्सप्लोर की थी और उसे पूरा भरोसा था कि अगर ये अलगाई किसी भी तरीके से पृथ्वी के बाहर फैल गया तो वो सारे लोगों को इन्फेक्शन में डाल देगा। उन्हें ये वायरस यहीं पर रखकर खत्म करना होगा। निकोलाई तो अब यहाँ ट्राई कर रहा था कि वो किसी भी तरीके से लिफ्ट वाले सिस्टम को ठीक कर दे, लेकिन शायद ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें एफर्ट्स काफी ज्यादा लगेंगी। सर्गे नाम का वो सोल्जर तो अपने बाकी सारे साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जो डॉक्टर डिमिट्री को पकड़ने गए थे, लेकिन अफसोस वॉकी टॉकी से कोई रिप्लाई नहीं आता। इवन उसके साथी कुछ बोल भी नहीं रहे थे, जैसे कि उनका सिस्टम खराब हो चुका हो। सर्गी को लगने लगता है कि शायद उसके साथी किसी मुसीबत में पड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमें पता चला कि डॉक्टर डिमिट्री कंट्रोल रूम से उन्हें कुछ बोल रहे हैं। दरअसल डॉक्टर डिमिट्री को पता था कि ये वायरस कितना खतरनाक है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये बाहर फैले, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ, क्योंकि वो बॉम्ब की मदद से इस पूरे फैसिलिटी को ब्लास्ट करने वाले हैं। एना के साथ साथ बाकी लोग इस बात से डर गए क्योंकि अगर ब्लास्ट हुआ तो ये पूरी फैसिलिटी कोलैप्स हो जाएगी, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए इसी जगह पर फंसे रह जाएंगे। डॉक्टर डिमिट्री ने जैसा बोला था वैसा ही किया। उसने अब धीरे धीरे धमाका करना स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे वो पूरी फैसिलिटी हिलने लगी। एना तो एकदम कोने में जाकर काफी डर जाती है क्योंकि उसे लगने लगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो यहाँ नहीं आते तो इतनी मुसीबत में कभी नहीं फंसते। हमें तो ओल्गा नाम की वो लेडी दिखाई जाती है जिसकी बॉडी अचानक ग्लो करने लगी थी। वो तुरंत ही चैम्बर से बाहर निकलती है और कीरा को धक्का देकर दूसरी तरफ जाती है। निकोलाई ने तो इंस्पेक्शन करके ये बता दिया था कि 1 घंटे के अंदर पूरी फैसिलिटी कोलैप्स हो जाएगी, यानी उनके पास सिर्फ 1 घंटा है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ये सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है क्योंकि उनकी जान अब खतरे में है। निकोलाई और बाकी सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही तनाव का माहौल था क्योंकि सभी को यहाँ से बाहर निकलना था। अगर वो कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये वायरस उन्हें भी इन्फेक्ट करता जाएगा। थोड़ी देर बाद एना और सर्गी देखने चले जाते हैं ओल्गा नाम की उस लेडी को जिसे चैम्बर के अंदर रखा गया था। पर अंदर जाते ही वहाँ वो पूरी तरीके से शॉक रह गए क्योंकि जो खतरनाक एल्गाई वाला वायरस फैल रहा था उसके बॉडी में वो अब पूरे चैम्बर में फैल चुका है। इवन अब ओल्गा की पूरी बॉडी डिस्टॉर्टेड होना स्टार्ट हो चुकी थी। सिर्फ उसका सर दिखाई दे रहा होता है जो अभी भी जिंदा होती है, यानी कि ये वायरस कहीं न कहीं इंसानों की बॉडी का भी यूज करता था खुद को डेवलप करने के लिए। यहाँ पर एना चाहती थी कि वो इसका सैंपल भी कलेक्ट करे और इसकी कमजोरी के बारे में पता करे। हालांकि उस वायरस के पास जाने के लिए सभी सोल्जर्स उसे मना कर रहे थे क्योंकि इससे वो भी इन्फेक्ट हो सकती थी, बट एना और सर्गी नहीं मानते और वो उसके पास जाकर सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। अचानक ओल्गा की बॉडी से एक बहुत ही अजीब तरीके का धुआं निकलता है। ये अजीब सा फॉग चारों तरफ फैलने लगा और सीधा सर्गी की बॉडी पर जाता है।
एना और सर्गी एकदम से परेशान हो गए और सीधा वहां से बाहर भागने लगे। एना इतना तो समझ गई थी कि ये जरूर उसके वायरस फैलाने का तरीका है। वायरस चाहता है कि उसकी क्वांटिटी और ज्यादा बढ़े और वो और भी लोगों को इन्फेक्ट करते रहे। एना तो एकदम से अनकॉन्शियस होने लगी थी, यानी उसके बॉडी पर भी वायरस असर करना स्टार्ट कर चुका है। एना सर्गी को आवाज दे रही थी, लेकिन सर्गी उसे सुनता ही नहीं। वो अचानक अब एक फायर एक्सटिंग्विशर ले लेती है और उसकी मदद से लगातार चारों तरफ फैलाने लगती है। एना ने नोटिस किया कि फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से वो वायरस छट रहे हैं, यानी वो बहुत ज्यादा कमजोर होकर एकदम अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए एना जब थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे निकोलाई मिलता है और उसने निकोलाई की मदद से अपनी पूरी बॉडी पर फायर एक्सटिंग्विशर का स्प्रे करवाया। ये इसीलिए ताकि वायरस उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम ना करे। एना तो जब दूसरी तरफ जाती है तो उसने देखा कि कीरा नाम की वो इंजीनियर अब वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसकी पूरी बॉडी ऐसे तरीके से टूट गई जैसे कि उसके अंदर जान ही नहीं बची हो, यानी ये वायरस अंदर से पूरा उसे खोखला कर दे रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात ये हो गई कि सर्गी भी अब इन्फेक्टेड था। एना उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिमागी संतुलन अच्छा नहीं होता। वो सारी चीजें भूल रहा था उस वायरस की वजह से। एना ने सर्गी को कुछ नहीं बोला और उसी चैम्बर में छोड़कर चली आई। बाकी सारे लोग बैठकर कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे थे कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। डॉक्टर कर्स, निकोलाई और कर्नल वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, जो कि उसी वायरस के बारे में बात कर रहे थे। ये वायरस बहुत ही म्यूटेटिंग है, जो हर एक वैक्सीन से अपने आप को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन एना बताने लगी कि हम इस वायरस को खत्म कर सकते हैं और इससे बच भी सकते हैं। उसने पूरे प्रोसेस में ये आइडेंटिफाई किया कि वायरस ठंड से बहुत ज्यादा डरते हैं। ये खतरनाक वायरस को अगर ठंड में रखा जाए तो वो वैसे ही खत्म हो जाता था। इसीलिए उन्हें ऐसी प्लेस देखनी पड़ेगी जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो सकता है। निकोलाई अभी भी ट्राई कर रहा था कि लिफ्ट आ जाए, लेकिन उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि वो ऊपर की तरफ जा सके। वो बड़ी आसानी से नीचे वाले लेवल तक पहुंच सकते हैं। सर्गी भी उनकी मदद करना चाहता था, भले ही वो इन्फेक्टेड हो। तो इसीलिए एना और कर्नल की बात होने पर वो डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर जाने के बजाय और निचले वाले स्तर पर जाएंगे। इसका रीजन ये था कि अगर वो बाय चांस इन्फेक्टेड होंगे तो नीचे वाले स्तर पर काफी कम टेम्परेचर वाला सिस्टम लगाया गया है। वहां पर जाते ही वो वायरस अपना दम तोड़ देगा और वो एकदम सुरक्षित रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ किस टाइप की चीजें मौजूद हो सकती हैं, उन्हें पता ही नहीं था। जितने भी लोग नीचे काम करते थे, कभी वो लौटकर ऊपर नहीं आए। हो सकता है कि वायरस ने उन्हें ज़ॉम्बी बना दिया हो। इस बात का खुलासा डॉक्टर डिमिट्री अनाउंस करके भी कर रहे थे कि उस जगह खतरा हो सकता है। फिर भी कई सोल्जर्स अपना सूट पहनकर उस दरवाजे की दूसरी तरफ जाते हैं। 3 सोल्जर्स जैसे ही आगे बढ़े तो पता चला कि सामने से किसी ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। जल्द से जल्द वो बाहर आ रहे थे और वहीं से बहुत तेजी से चिल्लाने की आवाज आती है। एक सोल्जर जो खड़ा हुआ था, उसके बॉडी में इन्फेक्शन फैलने के कारण उसकी पूरी बॉडी फट गई। अब तो सर्गी जो इन्फेक्टेड था, उसकी बॉडी एकदम ग्लो करने लग जाती है। ये वही प्रोसेस था जैसा कि ओल्गा के साथ हुआ होता है, यानी अब उसके बॉडी में अलगाई फैलेगा और वो धीरे धीरे उसके बॉडी को डिस्टॉर्टेड करके बढ़ता रहेगा। सबसे अच्छी बात ये हुई कि निकोलाई ने मेहनत करके लिफ्ट को वापस बुला लिया था, यानी वो रेडी होते हैं लिफ्ट की मदद से निचले वाले स्तर पर जाने के लिए। सर्गी को अब कोई नहीं बचा सकता, इस बात का पता एना को भी चल चुका होता है। तो इसीलिए वो सारे इन्फेक्टेड लोगों को वहीं पर छोड़कर सीधा लिफ्ट में घुस जाते हैं। लिफ्ट में अब एना, कर्नल, निकोलाई और कर्ट्स मौजूद थे, जो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जाने लगे। अब उन्हें सिर्फ एक प्रॉपर पोजीशन पर जाकर ब्रेक लगाने थे, जिससे वो लिफ्ट रुक जाए, क्योंकि लिफ्ट के ऑटोमेटिक सिस्टम काम करना पहले ही बंद कर चुके थे। एना और उन सभी को बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है, पर फिर भी वो किसी भी तरीके से नीचे जाते हैं। एक पोजीशन तक पहुंचने के बाद उन्होंने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हुए वो एक ऐसे लेवल तक पहुंच गए जहां तक उन्होंने माइनिंग की थी, यानी दुनिया का सबसे गहरा वाला हिस्सा, जो कि पृथ्वी के कोर के एकदम पास हो सकता है। वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ही इस जगह पर कूलिंग सिस्टम चारों तरफ अप्लाई किए गए थे। यही चीजें नोटिस करते हुए एना और बाकी लोग अंदर घुस जाते हैं। वहां पर तो कई वैज्ञानिकों के अलग अलग सामान रखे हुए थे। टेम्परेचर कम होने के कारण उन्हें वायरस का भी टेंशन नहीं। वहाँ एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, जहाँ प्ले करने पर उसी वैज्ञानिक की आवाजें आने लगी। वैज्ञानिक एंशिएंट वायरस के बारे में बात कर रहा था, जो कई हजार साल पहले आया होता है, और हाल ही में जब उन्होंने ये माइनिंग स्टार्ट की तो उन्हें ये वायरस फिर से मिला था। यही रीजन था कि सारी चीजें उन्होंने हिडन रखी और इस निचले वाले हिस्से का टेम्परेचर एकदम कम कर दिया, जिससे वायरस यहाँ से बाहर न निकल सके। उन सभी ने तो वो खतरनाक वायरस को चारों दीवारों पर फैलता हुआ देखा, जो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहा था। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उसकी पूरी बॉडी को एकदम डिस्टॉर्टेड कर दिया था,
यानी वो पूरी तरीके से मेल्ट होकर उनकी गर्मी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब यहाँ कर्नल ने डिसाइड किया कि वो किसी भी तरीके से लिफ्ट की चाबी लेकर आएंगे जो यहाँ से उन्हें ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। वो चाबी तो डिमिट्री के पास ही हो सकती है जो कि दूसरे चैम्बर में मौजूद है। तो कर्नल उन सभी को ये बोलकर वहां से चला गया। एना तो अब यहाँ निकोलाई और कर्ट से बोल रही होती है कि किसी भी हालत में अगर हम ऊपर पहुंचे तो हमें इस वायरस के बारे में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि इससे लोगों में और इन्वेस्टिगेशन करने की चाहत बढ़ती रहेगी। निकोलाई तो इससे मान गया, लेकिन कर्ट्स कहने लगा कि ये एक नई डिस्कवरी हो सकती है और उनका नाम इतिहास के पन्नों में आ सकता है। लेकिन ये प्लान एना को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अब यहाँ कुछ देर तक कर्नल वापस नहीं आते तो एना अब उन्हें बचाने के लिए विदाउट सूट पहने हुए उस एरिया में चली जाती है। वो एरिया बहुत ज्यादा गर्म था, यानी कि उस जगह पर इंसान 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। एना जल्द से जल्द जब मास्क पहनकर आगे बढ़ी तो उसे कर्नल दिखाई दिए जो कि बेहोश पड़े हुए थे। अच्छी बात यह हुई कि उनके हाथ में लिफ्ट की चाबी मौजूद होती है। वो उसे तुरंत ही लेकर अपने बाकी सारे साथियों के पास आ गई और उसे बहुत ज्यादा चोट भी लगी होती है। निकोलाई तो उसकी मदद कर रहा था, बट अब अचानक हमें पता चला कि कर्ट्स ने गन लेकर उन पर फायर करना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल कर्ट्स अकेला ही ऊपर जाना चाहता था उस लिफ्ट की चाबियों की मदद से, तो इसीलिए वो एना और निकोलाई को गन पॉइंट पर लेकर चाबी ले लेता है। वो तो अब लिफ्ट के अंदर बैठ गया था और उन सभी को धमकी देता है कि तुम मेरे साथ नहीं आओगे। लिफ्ट का वेट बढ़ने से वो बहुत ही कम चांस होगा कि वो ऊपर जाएगी। बट अचानक अब एक अजीब तरीके की एंटिटी उनके सामने आ जाती है। ये उन मरे हुए लोगों की बॉडी थी जिस पर वायरस ने अब अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है। उनकी बॉडी एक दूसरे में कंबाइन हो गई और एक खतरनाक क्रिएचर का रूप ले लिया। वो तुरंत ही क्रिएचर लिफ्ट के अंदर हमला करती है और कर्ट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। निकोलाई और एना वहां से दूर भागने लगे और एना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्रीजर वाली चैम्बर में चली जाती है। उस वायरस वाले क्रिएचर का साइज इतना बड़ा हो चुका था क्योंकि उसके अंदर इतने सारे लोगों की डेड बॉडी होती है। वो अगर जिसे भी पकड़ ले तो उसे इन्फेक्ट करने में पीछे नहीं हटती। पर अब एना को कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि लिफ्ट की चाबियां तो कर्ट्स के पास है और कर्ट्स उस क्रिएचर के अंदर मौजूद है। इसीलिए अब एना ने एक प्लान सोचा। वो फ्रीजर में रखे हुए ठंडे ठंडे पानी को अपने बॉडी पर डाल देती है, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर नीचे गिर जाए और टेम्परेचर कम होने की वजह से पैरासाइट उसकी बॉडी पर हावी नहीं हो पाएगा। ऐसा करके वो तुरंत ही उस क्रिएचर की बॉडी के पास गई और जल्द से जल्द कर्ट्स के हाथ से वो चाबी ले लिया। कर्ट्स भी इन्फेक्ट होकर पूरा पिघल गया होता है। एना अब निकोलाई को अपने साथ ले आती है और तुरंत ही लिफ्ट के अंदर रखती है। वो क्रिएचर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द लिफ्ट के डोर को बंद किया। एना अब लिफ्ट को ऑन करके ऊपर तो लेकर जाती है, पर उन्हें पता चला कि अभी उस लिफ्ट में सर्गी भी मौजूद है। सर्गी की पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो चुकी थी और वो भी अलगाई में कन्वर्ट हो रहा था। एना ने लिफ्ट रोका क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस तरीके का वायरस सरफेस पर पहुंचे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि इस तरीके का खतरनाक वायरस सरफेस पर पहुंचे। वहीं निकोलाई चाहता था कि वो यहाँ से जिंदा बाहर निकले, तो वो तुरंत ही लिफ्ट को ऑन कर देता है। अब यहाँ उन दोनों के थॉट्स आपस में ना मिलने के कारण दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे होते हैं। निकोलाई ने एना को बहुत ज्यादा मारा और उसे खत्म करने की कोशिश करने लगा, बट सर्गी जिसके अंदर थोड़ी सी कॉन्शियसनेस अभी बाकी होती है, वो एक लास्ट एफर्ट डालते हुए अपने निकले हुए बोन की मदद से निकोलाई को ही मार देता है। यानी कि सर्गी ने अपने आखिरी समय में भी एना की मदद की। एना इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने सर्गी को गलत आदमी समझा था, बट सर्गी भी एना के रिलीजन का होता है जो उससे बहुत पसंद करता था। एना भी सर्गी को पसंद करती थी, इसीलिए वो एक लास्ट बार उसे किस करती है और अपने लिफ्ट को चालू करने की कोशिश करती है। लिफ्ट में 3 पासवर्ड के चांसेस मौजूद थे। अगर 3 बार करेक्ट पासवर्ड नहीं डाला गया तो वो वहीं पर रुक जाएगी। एना धीरे धीरे 2 पासवर्ड डालती है, लेकिन वो इनकरेक्ट थे और अब उसकी बॉडी एकदम से जवाब देने लगी थी, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। एना की पूरी बॉडी एकदम से ग्लो करने लगी जैसे कि बाकियों की हो रही थी। अब किसी भी तरीके से जब वो फाइनल हिट करती है कोई भी रैंडम पासवर्ड डालकर, तो वो पासवर्ड करेक्ट हो गया था। इस बात से लिफ्ट सरफेस की तरफ बढ़ने लगी और वो जल्द से जल्द ऊपर पहुंच भी जाती है। कई सारे रेस्क्यूअर्स वहां पर पहुंचते हैं और लिफ्ट के अंदर से एना को बाहर निकालते हैं। एना इन्फेक्टेड थी इस बारे में उन्हें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये वायरस तो एकदम हिडन होता है। सारे रेस्क्यूअर्स एना को अपनी वैन में बिठाकर एक सेफ जगह पर लेकर जा रहे थे, पर एना के अंदर जितनी कॉन्शियसनेस थी वो ये जानती है कि अगर वो बची रही तो ये वायरस फैलता रहेगा। तो इसीलिए एना ने जल्द से जल्द एक सोल्जर की बैग में से ग्रेनेड निकाल लिया। सभी लोग जैसे ही नीचे उतरते हैं और बाकी सोल्जर्स के पास आते हैं तो एना की विजन एकदम से ब्लर होने लगी, लेकिन वो पूरी इंसानियत को इस तरीके से मरने नहीं दे सकती थी। एना ने तुरंत ही ग्रेनेड निकाला और उसे एक्टिवेट करके वहां पर ब्लास्ट कर दिया, यानी उसने अपनी कुर्बानी दे दी जिससे ये वायरस फैले ना। सेम इसी टाइप की कुर्बानी उस वैज्ञानिक ने दी थी, यानी कि ये सेम ही हो गया।
और हमारी ये खतरनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।